दोस्तों, आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, वो कहानी कुछ ऐसी है जिसको सुन के आप बिना रोए रह ही नहीं सकते हो। क्योंकि इसमें एक माता पिता जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कमाया, हमेशा ये सोचते रहे कि यार बच्चों के लिए हम क्या से क्या कर डालें, कोई कमी ना रह जाए, ऐसी कोई चीज ना रह जाए जो मेरी बेटों के पास हो ना। लेकिन दोस्तों, कहते नहीं कि जब माँ बाप को बच्चों की जरूरत होती है, जिस समय माँ बाप को ऐसा लगता है कि आप मेरे बेटे मुझे देखें, थोड़ा सा समय दें, यहां तक कि हर माँ बाप का यह सपना होता है कि हम मर के जब भी इस दुनिया से जाएं तो मेरे बेटे मेरी अर्थी को कंधा दें, मेरा अच्छे से अंतिम संस्कार करें, हम धन्य हो जाएंगे जब ऐसा होगा। लेकिन वही बेटा और तो कुछ करने की दूर छोड़ो, अंतिम संस्कार भी अपने माँ बाप का सही से न कर पाए तो बहुत दुख होता है उन आत्माओं को जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कमाया हो। और दोस्तों, ये ज्यादातर उनके ही साथ में होता है जो पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए ही कमाने में लगे रहते हैं। कभी ना अच्छे से शौक किए अपने लिए, ना अपना कुछ खाया पिया, ना कहीं घूमने गए, इस चक्कर में कि अरे मेरा खर्चा हो जाएगा, अरे मेरा इतना घाटा हो जाएगा, अगर 2 दिन मैंने काम पे ध्यान नहीं दिया तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों का मेरा नुकसान हो जाएगा। उन्हीं के साथ में ऐसा क्यों होता है मेरे भाई? आइए दोस्तों, थोड़ा सा समय निकाल के इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और कोशिश करना भाई, जो भी मुझे देख रहा हो, इस वीडियो को देख रहा है, कि इस तरह का काम मत करना। क्योंकि इंसान के साथ में कुछ भी नहीं जाता है, और जब यही माँ बाप हमारे लिए कमाते कमाते चले जाते हैं और हम उनके साथ कुछ नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होता है। तो आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक व्यक्ति है जिनका नाम किशोरी लाल है, इनकी पत्नी है और इनकी भगवान की कृपा से 3 बेटे हो जाते हैं। सबसे बड़ा वाला बेटा पवन, छोटा बेटा प्रवीण और सबसे छोटा बेटा प्रेम। ये अपने बच्चों के लिए खूब कमाते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, सब कुछ, किसी प्रकार की कोई समस्या कोई परेशानी अपने बच्चों को नहीं होने देते, दिन रात मेहनत करते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं, ये तब तक अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं और कुछ प्रॉपर्टी ये अपने बच्चों के नाम कर देते हैं और कुछ अपने नाम रखते हैं। बच्चों के नाम इसलिए कर देते हैं कि आय का टैक्स वगैरह का कोई ज्यादा झंझट ना हो। अगर सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम बनी रहेगी तो फिर इनको टैक्स दो, इधर भरो उधर भरो, इसलिए कुछ प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भी वही अपने पिताजी का कारोबार देखने लगते हैं। इनके पिताजी मेहनत कर करके फैक्ट्रियां बना लेते हैं। जो सबसे बड़ा वाला बेटा था पवन, वो अपनी कंपनियों में टैक्स वगैरह का और जो जीएसटी वगैरह का काम होता है वो देखता था। दूसरा वाला बेटा जिसका नाम प्रवीण था, वो फैक्ट्री का काम देखता था, मजदूरों को देखता था कि कौन कैसे काम कर रहा है। और जो तीसरा बेटा था प्रेम, वो हमेशा बाहर डील में रहता था। कोई कंपनियों का जो काम था बाहर का, कोई सामान लाना है, भेजना है, किसी का हिसाब किताब करना है, वो बाहर बाहर के कामों में रहता था। पिताजी आराम से काउंटर पे बैठते थे, सब कुछ बढ़िया से चलता था। लेकिन जब बेटा और बड़े हो जाते हैं, बेटों की शादी हो जाती है, तब वो ये सोचने लगते हैं कि पिताजी अब तो हम सभी लोग फैमिली वाले हो गए, अब ऐसा करो कि हमारा सबका बंटवारा कर दो और हम लोग अपनी फैमिली के साथ में अलग अलग दुनिया बसा लें। पिताजी ये सोचते हैं कि अभी सारे बच्चे मेरे एक साथ में रहते हैं तो ये फैक्ट्रियों का काम बड़े मन से करते हैं, अच्छे से करते हैं, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन अगर ये अलग अलग हो जाएंगे तो एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे, ये एक दूसरे का काम कैसे देखें, सारे अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे। और कहते हैं ना कि एकता में शक्ति होती है, एक साथ मिलके काम करेंगे, कोई बाहर का काम देखता है, कोई यहाँ का काम देखता है, कोई फैक्ट्री का काम देखता है, तो सारे काम सुचारू रूप से चलते हैं और टाइम पे होते हैं। अगर एक एक हो जाएंगे ना
तो एक आदमी कहाँ भागेगा, एक फैक्ट्री में देखेगा कि बाहर का काम देखेगा, ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। वो सोचते हैं कि बाद में कुछ भी करें, लेकिन अपने जिंदा में हम इनको अलग नहीं होने देंगे। वो पिता इसी कोशिश में लगे रहते हैं, काम चलता रहता, कोई बात नहीं। जो छोटा वाला बेटा था प्रेम, उसने ज्यादा बार कहा कि पिताजी अलग कर दो, पिताजी अलग कर दो, लेकिन पिताजी साफ मना कर देते, देखो मेरे मरने के बाद में कुछ भी करना, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं तब तक कुछ नहीं होगा, सभी लोग एक साथ में रहो। चलो मान जाते हैं बात, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ दिन बाद ये किशोरी लाल बीमार रहने लगते हैं, और वो अपना जहां पे बैठते थे काउंटर में फैक्ट्रियों में, वहां से मतलब बैठना बंद कर देते हैं वहां पे, और घर में रेस्ट करने लगते हैं। ये 2 साल आराम से घर में रहे, इन्होंने कोई काम नहीं किया। बेटा इनके काम कर रहे हैं, सोचते हैं कि मैंने बेटों को कामयाब बना दिया, अब ये खुद हमारा काम देखेंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे, घर पे रहते हैं, सब कुछ अच्छे से चलता रहता है। लेकिन दोस्तों 2 साल के बाद फिर ये ज्यादा बीमार रहने लगे, इनका इलाज चलने लगा, किशोरी लाल का इलाज बढ़िया हॉस्पिटल में चला, लेकिन दोस्तों इनको मतलब आराम नहीं मिल रहा था, क्योंकि इनकी उम्र भी हो रही थी, आराम नहीं मिल रहा था। यहां तक कि बच्चों के बच्चे भी हो गए थे, तो इनकी उम्र भी 75 साल के ऊपर हो रही थी, तो वीकनेस थी शरीर में। दोस्तों इनका अच्छे से इलाज चला, लेकिन इनको आराम नहीं मिल रही थी। एक दिन की बात, इनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और इनको आनन फानन में हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन दोस्तों हॉस्पिटल पहुंच के इनके कोई दवाई नहीं लग पाई, इन्होंने वहीं पे दम तोड़ दिया अपना। जब दम तोड़ दिया तो इनको घर पे ले जाया जाता है, बाकी जो रिश्तेदार वगैरह थे उनको फोन किया जाता है, बताया जाता है कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, और जो भी प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की वो कल होगी 11 बजे, ताकि सारे रिश्तेदार आ सके। लेकिन इनका जो छोटा वाला बेटा था प्रेम, वो काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था, उसके आने का इंतजार किया जाता है। वो जब सुनता है तो फटाक से गाड़ी पे बैठ जाता है और पहुंच जाता है अपने घर पे। लेकिन दोस्तों किशोरी लाल का जब छोटा बेटा घर पे पहुंचा और अपने पिताजी को देखा, तो क्या होता है कि जो बड़े भाई थे वो दहाड़े मार के रोने लगे कि भाई आज के बाद हमारे पिताजी हमें देखने को नहीं मिलेंगे, आज अंतिम दर्शन इनके कर लो। तो प्रेम पता क्या बोला कि दर्शन तो मैंने कर लिए, अब पिताजी चले गए तो चले जाने दो, दुनिया जाती है, क्या करें हम। लेकिन इन्होंने अपने जीते जी वो काम नहीं किया जो सबसे ज्यादा जरूरी था। लोग कहते हैं सो कौन सा काम था जो जरूरी था। प्रेम कहता है कि मैंने पिताजी से कहा कि आप अपनी आंखों के सामने हमारा बंटवारा कर दो, इन्होंने हमारा बंटवारा नहीं किया। इनके सामने बंटवारा हो जाता तो कोई लड़ाई झगड़े का चांस नहीं रहता, और अब बाद में बंटवारा करेंगे तो लड़ाई झगड़े का भी चांस हो सकता है। अब ऐसा करो कि पिताजी की डेड बॉडी यहीं पे रख दो, वो तो बात की बात है, अब ऐसा करो अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लेते। अब आप ये बताइए कि जिसके घर में डेड बॉडी रखी हो, पिताजी अंतिम संस्कार के लिए लेटे हो, और उनके बेटों को ये सोचेगा कि भाई प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लो। लेकिन वो छोटा बेटा बहुत ज्यादा नालायक था, बड़े वाले थे लेकिन इतने नहीं थे, छोटा बहुत नालायक था। वो कहने लगा खड़े होके अपने सारे रिश्तेदारों से कि देखो किसी को कोई बुरा लगे या भला लगे, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन सबसे पहले हम प्रॉपर्टी का बंटवारा करेंगे, इसके बाद में इनका अंतिम संस्कार करेंगे। अगर इनका अंतिम संस्कार मैंने कर दिया तो लोग यहाँ से चले जाएंगे, सब कोई किसी की नहीं सुनेगा। अब यहाँ रिश्तेदार भी हैं तो सारे लोग मिलके हमारा बंटवारा करा दो। लोग उल्टा सीधा बोलते हैं कि अरे पिताजी यहाँ पे लेटे हैं, अंतिम संस्कार इनका करना चाहिए, इन बेटों को शर्म नहीं आ रही। भाई ऐसा कहीं होता है क्या कि पिताजी अर्थी पे लेटे हुए हैं और तुम लोग बंटवारे के लिए मरे जा रहे हो। लेकिन वो बेटा जिद फांस लेता है। बड़े भी समझाते हैं कि नहीं अभी नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, पिताजी को अंतिम संस्कार वाली प्रक्रिया कर दो, क्रिया जो भी है, इसके बाद में हम बंटवारा कर लेंगे। वो तैयार नहीं होता छोटा वाला बेटा जिसका प्रेम नाम था। वो कहता नहीं, मुझे बंटवारा चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, इसके बाद में हम कुछ भी काम करेंगे। दोस्तों ये आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। पिताजी की बॉडी तो वहीं पे रख देते हैं एक साइड में, इसके बाद में ये तीनों झगड़ा करने लगते हैं। वो जो प्रेम था वो कहता है कि हम बाहर के काम देखते हैं, मुझे हिस्सा ज्यादा चाहिए। जो बीच वाला है वो कहता है कि हम फैक्ट्री का काम देखते हैं, मेरे सर पे ज्यादा लोड है, मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा ज्यादा चाहिए। जो बड़ा वाला बेटा था पवन, वो कहता है कि हम जीएसटी टैक्स वगैरह का काम देखते हैं, अगर वो काम ना देखें
तो आधा जीएसटी टैक्स में ही चला जाए, इसलिए मेरा हक ज्यादा है, संपत्ति पे मेरा हक ज्यादा है, मुझे ज्यादा मिलनी चाहिए। दोस्तों ये आपस में चील कौवे की तरह लड़ने लगे। अब लोग तमाशा देखे कि आखिर में इनको हो क्या क्या। तो इन्होंने अपने अपने वकील बुला लिए और कहा कि मेरा बंटवारा कर दो। दोस्तों ये एक साइड में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, उधर माँ ने देखा, ये जो किशोरी लाल थे इनकी पत्नी ने देखा कि देखो मेरे पति अंतिम यात्रा पे हैं और मेरे बेटों को, इनको प्रॉपर्टी चाहिए, इनको शर्म नहीं आ रही, इनको लानत है, धिक्कार है इनको। दोस्तों किशोरी लाल की पत्नी ने अपने भाई को बुलाया, जो इन लड़कों के मामा थे, उनको बुलाया और अंदर ले गई। दोस्तों पता नहीं इनके बीच में क्या बात हुई। थोड़ी देर बाद एक एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस में कुछ लोग बैठे हुए थे, उनमें से 2 लोग उतरते हैं और उस डेड बॉडी को पूरी क्रियाकलाप के साथ में उस गाड़ी में रख लेते हैं और चलने लगते हैं। तो सभी लोग बड़ा सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे भाई तुम कहाँ लेके जा रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि मुझे फोन किया गया था, इसलिए हम इस डेड बॉडी को लेने आए। तो वो लड़के वहां से भाग खड़े होते हैं और कहते हैं कि अरे पिताजी को कहाँ लेके जा रहे हो, अभी मेरा बंटवारा होना है, बंटवारे से पहले मेरे पिताजी कहीं नहीं जा सकते। लेकिन वो जो एम्बुलेंस से लोग उतरे थे वो जबरदस्ती करके उन किशोरी लाल की डेड बॉडी को उस एम्बुलेंस में रख लेते हैं, चल लेते हैं। कहते हैं कि हम हॉस्पिटल से आए हैं, तुम्हारी माँ ने फोन किया था कि ये जो बॉडी है ये लौवारिस है, वो इनका नहीं है, ये तुम्हारे काम आ जाए तो अच्छी बात है, डेड बॉडी का दान कर दिया है तुम्हारी माँ ने। सभी लोग तमाशा देख रहे थे। तभी सारे भागते हुए माँ के पास जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि तुम्हारी माँ ने बुलाया हमें। माँ के पास जाते हैं तीनों बेटे और माँ बैठी हुई है ऊपर छत की तरफ देख रही है। तो ये तीनों के तीनों माँ उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, तुमने एम्बुलेंस को फोन कर दिया, हॉस्पिटल में फोन कर दिया कि इस डेड बॉडी को ले जाओ। ऐसे कहीं होता है क्या, हमारा बंटवारा हो जाता तो खुद ही हम इस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते। वो माँ को उल्टा सीधा बोलते ही चले जा रहे हैं, लेकिन माँ कुछ भी जवाब नहीं देती मेरे भाई। इन्होंने माँ को हिला के देखा कि आखिर में बोल क्यों नहीं रही है। दोस्तों क्या देखा कि माँ फटाक से जमीन पे गिर जाती है। देखा कि माँ खत्म हो चुकी है। एक तरफ पिताजी की डेड बॉडी जा रही, एक तरफ माँ खत्म हो गई। बड़ा गम का माहौल हो गया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में ये क्या हुआ। दोस्तों माँ खत्म हो जाती है। अब क्या होता है देखते हैं क्या कि माँ के पास एक लेटर रखा हुआ है। उस लेटर में लिखा हुआ है कि मेरे पति ने पूरी जिंदगी कमाया अपने बेटों के लिए, इसलिए कि मैंने पूरी जिंदगी तो सुख जाना नहीं, दिन रात कमाते ही रहे, कम से कम मेरा अंतिम संस्कार मेरे बेटा बड़े धूमधाम से करेंगे, बड़े फूल मालाएं मेरे ऊपर चढ़ाई जाएंगी जिस दिन हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे। लेकिन मेरे नालायक बेटा, जिनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो अपने पिताजी का अंतिम संस्कार भी सही से कर देते, क्या करें इनका। ऐसे नालायक बेटा भगवान किसी को ना दे। इसलिए जब मैंने देखा कि तीनों प्रॉपर्टी के लिए झगड़ रहे हैं, तो मैंने सरकारी अस्पताल में फोन किया और अपने पति की बॉडी को वहां पे भेज दिया कि मेरे पति की बॉडी में जो भी ऐसे अंग हैं जिनका इस्तेमाल किसी और के लिए हो सकता है, वो उसका इस्तेमाल कर ले और मेरे पति का अंतिम संस्कार कर दे। दिया और लास्ट में लिखा था कि प्रॉपर्टी के लिए मेरे बेटों ने हमारे और हमारे पति की इज्जत नहीं जानी, लेकिन हमारे पति की जो प्रॉपर्टी थी उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम आ गई। और जब मेरे नाम प्रॉपर्टी आ गई तो मैंने सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, सब में दान कर दी। किसी का कुछ नहीं है। मेरे पति ने कमाया, मेरे पति ने प्रॉपर्टी बनाई, मेरे पति का उस पर अधिकार था। उसके बाद उनके जाने के बाद मेरा अधिकार हो गया। मैंने सारी प्रॉपर्टी लोगों में बांट दी, वृद्धाश्रम में बांट दी, दान कर दी। कुछ नहीं बचा इनका। दोस्तों जब ये लेटर पढ़ते हैं तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। दूसरा, सारी प्रॉपर्टी चली गई, अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। अब इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मेरे भाई। तब तक देखते हैं कि एक फिर से एम्बुलेंस आ जाती है
और लोग उतरते हैं, उस माँ की भी डेड बॉडी को अपने साथ में ले जाते हैं। तो बेटा मना करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानते, क्योंकि माँ ने फोन कर दिया था पहले से ही कि मेरी भी डेड बॉडी को ले जाना यहां से। हम इस संसार में नहीं दोबारा आना चाहते, मेरा कोई बेटा नहीं है। दोस्तों, माँ बाप इतनी मेहनत से कमाते हैं इसी दिन के लिए कि मेरी बॉडी जो है ना वो लावारिस घोषित ना हो, चिल कौए ना खाए, मेरा अंतिम संस्कार बड़े अच्छे से हो, फूल मालाएं पड़े मुझ पे। इस उम्मीद के लिए करते हैं दिन रात मेहनत, बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन वही बच्चे निर्मर जाते हैं चंद पैसों के लिए, थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए। बाप भी दुखी होके चला गया, बाप को नहीं समझा, माँ भी दुखी होके चली गई, सारी प्रॉपर्टी चली गई। हमेशा याद रखना मेरे भाई, गलत काम का हमेशा गलत ही नतीजा होता है। अब आप ये बताइए कि उनकी माँ ने कैसा किया, अच्छा किया या खराब किया? उनका ये कदम उठाना सही रहा या उनका ये कदम उठाना गलत रहा? आप अपनी राय अवश्य रखना मेरे भाई, और कोई भाई इस तरह की गलती मत करना, क्योंकि हमेशा उतना ही तुम्हें मिलेगा जितना तुम्हारी किस्मत में है। किस्मत में होगा तो कोई कितना भी छीनने की कोशिश करे वो छीन नहीं सकता मेरे भाई, और किस्मत में नहीं होगा तो कितना भी आप प्रयास कर लेना, वो तुम्हारे हाथ से ऐसे फिसल जाएगा जैसे हाथ से बालू फिसल जाती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना और अपनों का ध्यान रखना।